दोस्तों नमस्कार। सरकार के बारे में अच्छी राय ही बनी रहनी चाहिए, क्योंकि बुरी राय सरकार के लिए हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है। यह संवाद भारत को लेकर नहीं है, यह संवाद मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर नहीं है। यह संवाद तो तकरीबन 150 बरस पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के भीतर उठे उन सवालों के साथ जुड़ा है जहां से राजद्रोह नाम का शब्द निकला था। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के भीतर यह चर्चा चल निकली थी, क्या वाकई मीडिया को इतनी आजादी दी जा सकती है कि वह सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रुख अपना ले? क्या किसी व्यक्ति या आंदोलनकारी सामाजिक कार्यकर्ता को इतनी आजादी दी जा सकती है कि वह अपनी बुरी राय खुले तौर पर, सार्वजनिक तौर पर रखने लगे? तब तो यह सरकार और राजशाही के खिलाफ हानिकारक स्थितियों को बना देगी। और इन्हीं शब्दों के साथ 1870 में जो इस वक्त देश के भीतर लगातार गूंज रहा है, आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह, यह शब्द की उत्पत्ति उस वक्त हुई थी। लेकिन कल्पना कीजिए, भारत के भीतर में मीडिया की आजादी, मीडिया के ऊपर बंदिश और मीडिया के जरिए आजादी की परिभाषा को गढ़ने के जो नए नए शब्द इस दौर में निकल कर आए, उसने कई सवालों को एक साथ जन्म दे दिया है। क्या वाकई गुलामी के तर्क और आजादी की परिभाषा इस दौर में बदल गई? क्या वाकई जिस फोर्थ स्टेट का जिक्र और किसी भी लोकतांत्रिक देश के भीतर मीडिया का जिक्र जिस लहजे में होना चाहिए, उसकी किताब क्या पूरे तरीके से भारत में बंद हो चली है? सवाल यह नहीं है कि किस रूप में राज्य राजद्रोह का मुकदमा किन लोगों पर ठोक देता है। सवाल यह भी नहीं है कि किसी मीडिया हाउस को वह रेंगने के लिए कैसे मजबूर कर देता है। सवाल यह भी नहीं है कि इस देश के भीतर में जो भी आंदोलन होते हैं, वह अहिंसक आंदोलन को भी दबाने की स्थिति में कैसे सरकार आ जाती है। सवाल यह है कि इन सारी परिस्थितियों के भीतर जब एक सबसे बेहतरीन परिस्थिति लोकतांत्रिक देशों में यही रही कि सूचना और अभिव्यक्ति कम से कम खुले तौर पर व्यक्त हो, जानकारी जनता को मिले और सरकार के पास भी संदेश जाए कि जनता क्या सोच रही है, जब इसी पर बंदिश आ जाएगी तो बात कैसे आगे बढ़ेगी और उस देश का विकास कैसे होगा? हमें लगता है कि आज इन पन्नों को टटोलने की जरूरत है, इन पन्नों को खोलकर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि याद कीजिए, भगत सिंह ने भी जिस वक्त पार्लियामेंट उस समय नहीं हुआ करती, तो उस समय काउंसिल हाउस था। जो मौजूदा वक्त में भारत की संसद है, वो काउंसिल हाउस हुआ करती थी। उसमें भगत सिंह भी पहुंचे थे, तो उन्होंने बम को इस तरीके से उस काउंसिल हाउस में फर्श पर लुढ़का दिया था जिससे किसी को कोई हानि ना हो। वो जानते थे कि दरअसल वह जो करने जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इसकी आवाज दुनिया भर में गूंजे और इस आवाज की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी सुनाई दे। जहां से यह सवाल उठे कि जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो उस वक्त लाया गया था, जो कि मजदूरों द्वारा की जाने वाली किसी भी हड़ताल पर पाबंदी लगाता था, इसके विरोध में जब वो निकल कर आए तो भी उनके जहन में एक बात थी कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठ जाएगा तो वहां की लेबर पार्टी या फिर वहां के पार्लियामेंट्रीज भी भारत के भीतर की स्थितियों को लेकर चर्चा शुरू कर देंगे। यानी कहीं कोई आस थी। लेकिन आज की स्थिति में भारत के भीतर जो राजद्रोह के मुकदमे एक के बाद एक देखने को मिल रहे हैं, या कहें राजद्रोह की एफआईआर जो देखने को मिल रही है, उसकी फेरिस्त जब देखना शुरू कीजिएगा तो तुरंत आपके जहन में कुछ सवाल आएंगे। क्या वाकई इस देश की मीडिया ने इन बातों की जानकारी दी? या फिर जो लोग राजद्रोह के मुकदमे से बाहर निकल कर आते हैं और अदालतें कहती हैं और देश की हाईकोर्ट कहती है कि आप बेकसूर हैं, तो जितने वक्त वो जेल में रहे या जिन परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा, तो क्या उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? या स्टेट को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए? या स्टेट को उन्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए? ये सारे सवाल तभी उठेंगे जब किसी देश के भीतर में मीडिया जीवित होगा, मीडिया गुलाम नहीं होगा। और एक के बाद एक वो कौन सी परिस्थिति रही कि भारत के भीतर मीडिया रेंगते रेंगते गुलामी की परिस्थिति में आ गया। हमें लगता है कि उसमें एक शुरुआत आज 124A राजद्रोह के मुकदमे को लेकर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस देश के भीतर में 2014 से 2019 के बीच में, थोड़ी देर के लिए 2020 और 21 छोड़ दीजिए,
जो तत्काल की घटनाएं हैं वो आपके सामने है। इस दौर में 301 मामले दर्ज किए गए अलग अलग थानों में, अलग अलग राज्यों में। इसमें 551 लोगों की गिरफ्तारी हुई इस राजद्रोह मामले के तहत। उसमें से 317 पर चार्जशीट दाखिल भी हुई। लेकिन इन 5 बरस में जो 551 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें अदालत तक पहुंचते पहुंचते 541 लोग बेकसूर हो गए। सिर्फ 10 लोग अदालत के जरिए दोषी माने गए। तो 541 लोग, जो 551 जो गिरफ्तारी हुई, उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए? क्या उन्होंने जिंदगी को लेकर उनके लिए कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाना चाहिए? इसके हटकर एक दूसरा सवाल आता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेंट्रल विस्टा जो बन रहा है उसको लेकर कोई सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, और इतना ही नहीं, यह भी कह दिया गया कि वहां जाकर आप तस्वीर तक मत कीजिए। मीडिया ने चू चुपड़ नहीं की, इस पे कुछ खामोशी से नहीं किया, सिर्फ एक सूचना दे दी कि हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, और अब बस इसको हमने परोस दिया, जो सत्ता के अनुकूल है, मौजूदा सत्ता के अनुकूल है। हमें लगता है कि पूरी लुटियंस की दिल्ली अंग्रेजों ने बनाई, राष्ट्रपति भवन अंग्रेजों ने बनाया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक अंग्रेजों ने बनाया, और उस समय जो काउंसिल हाउस जिसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जो अब संसद है, वह भी तो अंग्रेजों ने ही बनाया था। तो उस वक्त जब भारत आजाद हुआ तो क्या भारतीय राजनीतिक सत्ता ने यह क्यों नहीं चाहा कि उनकी अपनी इमारत होनी चाहिए? यह तो गुलामी के प्रतीक है। क्या वो जानते थे कि भारत इतना गरीब देश है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में इमारतों को फिर से खड़ा करना और इन इमारतों को पूरे तरीके से गुलामी का प्रतीक मानते हुए खत्म कर देना? या फिर वो ये जानते समझते थे कि दरअसल इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसकी उपयोगिता किस रूप में की जा सकती है, और हम आने वाले वक्त में भारत को आर्थिक तौर पर संपन्न और सामाजिक तौर पर विकसित बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में खड़ा होना चाहते हैं? ये सवाल जैसे ही उठते वैसे ही एक सवाल यह भी उठता, तब क्या मौजूदा वक्त में भारत इतना रईस हो गया है, जिसका जिक्र इस देश के मंत्री लगातार कर रहे थे, हरदीप पुरी साहब, कि हमने तो वैक्सीनेशन के लिए इतना पैसा दिया, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा दिया, तो इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा क्यों नहीं दे सकते हैं? आजादी के तुरंत बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के समानांतर कोई सत्ता शासक अगर तानाशाही के तौर पर आता तो कहता हम इन चीजों को अब ढा देंगे, हम नए सिरे से बनाना शुरू कर देंगे, चाहे भारत के भीतर उतनी संपन्नता हो या नहीं हो, खजाने में पैसा हो या ना हो। एक धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जहां मीडिया गुलामी के तर्क को नए सिरे से गढ़ता है और आजादी की परिभाषा को नए सिरे से परोसना शुरू करता है। लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? क्योंकि जब इन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं तो हमारे जहन में तुरंत एक सवाल यह भी आता है कि जब भगत सिंह ने पार्लियामेंट यानी काउंसिल हाउस के भीतर जब बम को फर्श पर लुढ़काया, तो उस वक्त जर्नलिस्ट दुर्गा दास की एक किताब है, इंडिया फ्रॉम नेहरू टू करजन एंड आफ्टर। उन्होंने उस किताब में बड़ा आंखों देखी जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया है कि किस तरीके से जैसे भगत सिंह ने काउंसिल हाउस में फर्श पर बम को लुढ़काया, वैसे ही वो वहां पर पत्रकार दीर्घा में बैठे हुए थे, वहां से निकले और दौड़कर पहुंचे प्रेस गैलरी में। वहां पर उन्होंने डिक्टेट किया कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन तब तक फोन लाइन खत्म हो गई और 3 घंटे लग गए, क्योंकि ना राइटर ना एपीआई, जो एपीआई को उन्होंने डिक्टेट किया था, खबर दुनिया में नहीं जा सकी और 3 घंटे लग गए। उसके बाद फिर वो यहां से खबर निकली और फिर पूरी दुनिया में उस खबर को लेकर, जिसको भगत सिंह चाहते थे कि दुनिया जान सके कि ऐसा हुआ है। लेकिन मौजूदा वक्त में तो ना तो टेलीफोन लाइन ठप है, ना ही इस देश में किसी भी प्रसारण पर कोई रोक है। फिर भी स्थिति कैसे बदल गई? यह जो नई स्थितियां हैं, इसके आकलन और एनालिसिस को आज करना इसलिए जरूरी हो चला है क्योंकि हम लोग लगातार सोचने की प्रक्रिया से बाहर आ गए हैं। इस देश के भीतर में चुनाव हो, कोई घटना घट जाए, उसके इर्द गिर्द सारा ताना बाना बुनते चले जाती है पूरी मीडिया। लेकिन हमें लगता है कि जरा आज इस सिलसिले को इसलिए पकड़िए क्योंकि इस सिलसिले के भीतर जब आप देखेंगे तो कुछ सवाल आपके सामने आएंगे। क्या वाकई मुनाफा या इकोनॉमी और प्रॉफिट कमाना मीडिया का पहला धर्म हो गया है? वहां पर उसने जिस लिहाज से उसकी उत्पत्ति होती है, जिस अभिव्यक्ति का जिक्र वो करना चाहती है, वो गायब हो गया है क्या?
दूसरा सवाल है कि मुनाफा और प्रॉफिट क्या स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया है? यानी कोई भी मीडिया हाउस तभी जी सकता है या तभी आगे बढ़ सकता है या तभी अपना विस्तार कर सकता है जब स्टेट ही ढील दे, यानी सत्ता ही ढील दे कि अब आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना प्रॉफिट इस रूप में कमा सकते हैं, आप पर कोई रुकावट नहीं आएगी। या फिर इस देश के भीतर में जो एक संवाद है जिसमें बिजनेस करने वाला बिजनेस कर रहा है, सूचना देने वाला सूचना दे रहा है, सत्ता अपने तौर पर काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे डेमोक्रेसी के चार पाए हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें जुडिशरी भी काम करती है, उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और उसमें मीडिया भी है। ये सारी चीजें काम कर रही है अपने अपने तरीके से, चेक एंड बैलेंस को मेंटेन किए हुए है। लेकिन क्या वह भी डगमगा गया है? यही से असल बात शुरू होती है कि जब कॉरपोरेट पर भी सत्ता का कब्जा हो जाए, कॉरपोरेट को कैसे वर्क करना है, नहीं करना है, कॉरपोरेट के जरिए कितनी पूंजी किस मीडिया हाउस में जानी है या नहीं जानी है, या कॉरपोरेट का ही कब्जा कैसे मीडिया पर हो जाए, इस दिशा में भी जब वो स्टेक्स लेने लगे तो फिर मीडिया का चेहरा भी किसी कॉरपोरेट हाउस की तरह हो जाएगा जहां पर प्रॉफिट मैटर करेगा और उसी प्रॉफिट के आश्रय शायद वह जीवित रह पाएगा। दूसरी स्थिति आती है कि इस पूरी प्रक्रिया में एडिटर, प्रोपराइटर, ये सारे शब्द मायने नहीं रखेंगे, बल्कि सरकार और सत्ता के कौन सबसे करीब है, यही शब्द मालिक और संपादक का पद निर्धारित कर देगा और उन्हें सहूलियत दे देगा। इसीलिए ध्यान दीजिए तो भारत के भीतर में टेलीविजन न्यूज को सबसे ज्यादा प्रभावी क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत के भीतर एक बहुत बड़ा समाज है जो अशिक्षित है, जो कटा हुआ है उन तमाम परिस्थितियों से लेकर। उसके सामने दृश्य चल रहा है, टेलीविजन चल रहा है, जानकारी आ रही है और इसी माध्यम को मौजूदा सरकार सत्ता ने पकड़ा है। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है प्रिंट मीडिया का, जो कि पढ़े लिखे लोगों को जो जानते हैं उन पर प्रभाव डालने की स्थिति में आता है। उसमें भी भाषा मैटर करती है, अंग्रेजी बहुत कम लोगों तक प्रभावित कर पाती है। लेकिन एक जिक्र जो इससे पहले लगातार भारत में आजादी के बाद होते रहा और तमाम साहित्यकारों ने किया, चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे वो अज्ञेय हो, कोई भी हो, अगर साहित्यकारों को भी टटोलिएगा तो इस बात का जिक्र करते थे कि सत्ता की भाषा आंदोलनकारियों को जाननी चाहिए, सत्ता की भाषा में संपादकीय लिखे जाने चाहिए, तभी वो प्रभावित कर पाएंगे उस सत्ताधारी व्यक्ति को। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति पलट गई। सत्ता ने ही अपनी भाषा उस जनवादी भाषा के साथ खुद को जोड़ लिया जो बहुसंख्य तबका भारत में हिंदी बोलता है, उससे संवाद बनाना शुरू किया। उस संवाद बनाने की स्थिति में भारत का मीडिया पिछड़ गया। उसका संवाद सत्ताधारी भाषा में वह अंग्रेजी मानता रहा, कुछ तकनीकी शब्दों को वो लगातार जोड़ घटाव करते रह गया। वो जब तक समझता कि क्या प्रभाव है तब तक वो तमाम परिस्थितियों को अपने हाथ में सत्ता ने लिया, मीडिया ने चू भी नहीं की और उसी के अनुकूल होकर तमाम चीजों को परिभाषित करने लगा। आप कहेंगे ये तमाम चीज क्या होती है? यहीं पर यह बात है कि स्टेट की भूमिका, जैसे ही हमने आपसे यह कहा कि 551 लोगों को बीते 6 बरस में 2014 से 2019 के बीच में जब राजद्रोह के तहत गिरफ्तार किया गया तो उनमें से 541 लोग छूट गए। तो उन 541 लोगों की क्या गलती थी अगर अदालत ने ही उन्हें छोड़ दिया? इसका मतलब था कि कानून का दुरुपयोग स्टेट ही कर रहा था। तो उनको कंपनसेशन आपने क्या दिया या आपकी क्या भूमिका रही? कोई भूमिका नहीं रही। मीडिया ने खामोशी बरती। जब गिरफ्तार हुए तो जानकारी दी, गिरफ्तार हो गए। जब छूट गए तो किसी ने जानकारी भी दी और किसी ने जानकारी नहीं भी दी कि छूट भी गए हैं। अब अगर इसके बाद आइएगा तो भारत के भीतर टीवी न्यूज, भारत के भीतर में न्यूज़पेपर, भारत के भीतर में बॉलीवुड, भारत के भीतर में यूनिवर्सिटीज, भारत के भीतर में तमाम स्वायत्त संस्थान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, उनको भी जोड़ दीजिए। और भारत के भीतर में चाहे स्कूल ले लीजिए, चाहे सोशल मीडिया भी अब ले लीजिए, यानी एक पूरे इंफॉर्मेशन को देने लेने की परिस्थिति और उससे जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज, तमाम जगहों पर अगर आप देखिएगा तो कब्जा किसका हो गया? स्टेट का हो गया। स्टेट के कब्जे का मतलब है सिर्फ सत्ताधारी पार्टी। स्टेट का मतलब यहां पर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी दौर में जो एक पूरी प्रक्रिया बनी हुई थी, जो कि आप कह सकते हैं कि जैसे आईएएस और आईपीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर बनी रहती है, जो यूपीएससी के जरिए होता है। अगर आप ध्यान दीजिए तो बड़ी तादाद में इस दौर में
देश के भीतर में नियुक्तियां हुई, जो कि एक लिहाज से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर तकरीबन 40-50 नियुक्तियां कर दी गई। कुछ को डायरेक्टर्स बनाया गया, कुछ को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। यह कहा गया कि दरअसल हम प्रोफेशनल्स को लेकर आ रहे हैं। सवाल था कि वो पूरी यूपीएससी की प्रक्रिया, जो आईएएस की प्रक्रिया थी, वह डिरेल्ड हुई। उसी से जुड़े हुए लोग जो कल परीक्षा देते निकलते थे, या तो आप पूरे तरीके बदल दीजिए, या राज्य ने अपने हाथ में ले लिया अब हम नियुक्ति करेंगे। इसका एक दूसरा रूप हमको नजर आता है यूनिवर्सिटीज को लेकर। यूनिवर्सिटी को लेकर इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि इसमें हमने देखा कि देश के भीतर में जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज की तारीख में भी हम जब आपसे बात कर रहे हैं, रेगुलर वीसी ही नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसलिए लिया क्योंकि इस देश के भीतर में 800 यूनिवर्सिटीज है। उनका जिक्र करें तो और लंबी चीजें होंगी। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लीजिए, प्रीमियर चीजों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अभी स्टेट ने उसमें भी अपने, उसमें जेएनयू भी आता है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है, उसमें बीएचयू भी आती है, उसमें सागर यूनिवर्सिटी भी आती है, उसमें बिहार, झारखंड, उसमें हरियाणा, उसमें तमिलनाडु, नागालैंड, मध्य प्रदेश, इनकी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती है जहां रेगुलर वीसी नहीं है। आप कहेंगे वीसी नहीं है, इससे क्या लेना देना है? यह भी जानकर हैरत होगी कि जब जानकारी हासिल की गई तो उसमें जानकारी मिली कि लगभग 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसीज को लेकर इंटरव्यू तक हो गया, नाम भी शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, और 4-5 महीने पहले वो शॉर्टलिस्ट नाम भी कर दिया गया। 8 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जिन 12 का हो गया उसमें प्रेसिडेंट को तय करना होता है क्योंकि प्रेसिडेंट विजिटर होता है यूनिवर्सिटी का। लेकिन ये सारी प्रक्रिया पीएमओ से होकर जाती है और पीएमओ उस फाइल को एचआरडी मिनिस्ट्री के पास भेजती है। एचआरडी मिनिस्ट्री उसके बाद प्रेसिडेंट को भेजती है, उसमें टिप्पणी करके कि यह इस देश की सरकार को यह कैंडिडेट्स पसंद है या नहीं है। और इसी प्रक्रिया में इस देश के भीतर में 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वीसी रेगुलर नहीं है। अब यहां पर एक दूसरा सवाल होता है कि जब वीसी नहीं है तो फिर कम से कम इंटरिम वीसी को यह पावर नहीं होता है कि वह किसी की रिक्रूटमेंट परमानेंट टीचर के तौर पर या एम्प्लॉय के तौर पर कर दे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक दूसरी चीज सामने निकल कर आई कि सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन एक एवीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसने राष्ट्रपति को लेटर लिखा और कहा कि फुल टाइम वीसी आप नियुक्त कीजिए, क्योंकि तब लगभग 20 यूनिवर्सिटीज में जो टेम्पोररी वीसी है उससे तमाम जगहों पर किसी भी रूप में अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। अब सवाल यह है, इस देश के भीतर में एजुकेशन सेक्टर को भी पीएमओ संभाल रहा है और उस एजुकेशन सिस्टम के भीतर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मीडिया उभार नहीं पा रहा है। और कमोवेश इस देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मुश्किलों को आप नहीं जानते होंगे, उसमें काम करने वाले लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन वो कहां पर बोले, वो जानकारी आप तक कैसे पहुंचे। यानी एक झटके में इस देश के भीतर में सूचना देने लेने के जो तरीके थे वह भी अगर बदल गए तो अभिव्यक्ति तो बहुत दूर की घटना है, क्योंकि धीरे धीरे अभिव्यक्ति की आजादी का शब्द भी आप भूल जाएंगे। शायद इसीलिए ध्यान दीजिए, बीते दिनों जब राजद्रोह के मुकदमे से दिल्ली हाईकोर्ट ने जब कुछ को जब रियायत दी और उनको जब जमानत मिली और वो जब बाहर आई, तो हमने ध्यान दिया कि दरअसल उनके चेहरे पर जो खुशी थी और वो जो संघर्ष का मादा जो वो लगातार बता रही थी, उस संघर्ष के पीछे शायद ऐसी स्थिति थी कि हम एक ऐसी व्यवस्था से लड़ रहे हैं जहां पर आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है। भगत सिंह भी जानते थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक यह मामला पहुंचेगा तो वहां रूल ऑफ लॉ का जिक्र होगा, जहां पर इस देश के भीतर में मजदूर हड़ताल कर सकता है, इसकी इजाजत होगी क्योंकि वहां लेबर पार्टी है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब फिर से लौट कर आइएगा, इस बात का जिक्र कीजिएगा तकरीबन 70, 80, 90 साल के बाद, तो भी भारत के भीतर क्या एक ऐसा सवाल आ गया है जहां पर रूल ऑफ लॉ ना होना और उसे ना बताना यह भी मीडिया करने लगा है। यानी जानकारी भी नहीं देंगे कि कानून किस रूप में इस देश के भीतर में काम कर रहा है, और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब वो अदालत तक पहुंचता है तो एक अदालत कहती है जो हुआ गलत हुआ। और उसी परिस्थिति से इस देश के भीतर में मीडिया सिर्फ इतना जागृत होता है और कहता है ठीक है, आज फला हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया और उसको रिहाई हो गई। यानी कोई सवाल स्टेट को लेकर नहीं, कोई सवाल उस पूरे एजुकेशन प्रोसेस को लेकर नहीं, जिस एजुकेशन को हासिल करने के बाद लोग इस देश में जर्नलिस्ट बनते हैं।
किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां एक बेसिक एजुकेशन की जरूरत रहती है। खासतौर से ग्रेजुएशन तक का एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोफेशनल फील्ड को जिसे चुनते हैं उसकी एक पढ़ाई करते हैं, उससे जुड़े हुए नियम कायदों को समझते हैं। अब यहां पर सवाल है कि अगर मान लीजिए 2024 का इलेक्शन कवर करने के लिए किसी ऐसे रिपोर्टर को भेजा जाए जिसने रिपोर्टिंग 2014 में शुरू की होगी। 2014 से इस देश के मीडिया हाउस के भीतर जो भी रिपोर्टिंग होती रही, जो भी जानकारी दी जाती रही, जो भी कार्यक्रम बनते रहे, जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होते रहा, जो भी इस देश के बड़े बड़े मसले थे उनको लेकर जो भी बहस होती रही, उसी दिमाग से उसकी पूरी ट्रेनिंग हुई होगी। और 10 साल के अनुभव के बाद जब वो 2024 के इलेक्शन को कवर करने जाएगा, वहां पर वह किन सवालों को उठाएगा? क्या उसको वाकई उन तमाम चीजों की जानकारी होगी जो इस देश के भीतर में एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जब इलेक्शन होता है तो उस समय इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होती है, उस समय वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की क्या भूमिका होती है, उस समय वहां पर जो भी राजनीतिक सत्ता होती है उसकी भी कोई भूमिका होती है या नहीं होती है, या फिर वो मानकर चलता है कि नहीं चीजें चलेंगी। शायद इसीलिए 1977 इमरजेंसी के तुरंत बाद लोगों के जहन में एक ही सवाल था, कैसे इंदिरा गांधी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकती है, वह भी सरकारी तार लगाकर। कैसे वहां पर ऐसा मंच बनाया जा सकता है और उस मंच को तैयार करने में पीएमओ का एक अधिकारी लगा हो, जिसके बाद वहां पर इंदिरा गांधी के पूरे चुनाव को खारिज कर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए, और फिर इस देश ने इमरजेंसी देखी। सवाल है कि इमरजेंसी अगर इंदिरा ने नहीं लगाई होती तो इसका मतलब है वो आज की तारीख में इस देश के भीतर में इन तमाम सवालों को लेकर हम कोई सवाल से आगे बढ़ गए होते। बार बार सत्ता कहती है इमरजेंसी लगी थी ना, तो इमरजेंसी को लेकर इतना अप्लाइज हो जाते हैं लोग कि वो सोचते हैं कि अगर इंदिरा ने इमरजेंसी नहीं लगाई होती तो सबसे बेहतरीन होती। और मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने कोई अगर स्थिति बनती और बनाती है तो उनको याद दिलाना होगा कि देखिए एक इमरजेंसी लगी थी 1975 में, कितने साल हो गए? 1975 को बीते हुए भी 50 साल होने को आ रहे हैं। तो 50 साल के इस दौर में भारत का युवा तबका जो लगभग 60% है, जिसकी उम्र 35 से कम है, उसका तो जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उन बात को लगातार इस रूप में रखा जाता है कि मौजूदा परिस्थिति में जो भी गुलामी के तर्क हैं या आजादी की परिभाषा है, जो भी सत्ता देगी उसे ही सही मान लिया जाए। यानी नियम कायदे कॉन्स्टिट्यूशन इसको कोई रखने की जरूरत नहीं है। इसमें एक दूसरी बात है, ऐसा नहीं है कि भारत के भीतर जिन मुकदमों का जिक्र हम आपसे करना चाह रहे हैं, सवाल यह था कि इस दौर में भारत के भीतर में जो भी इंस्टीट्यूशन थे वो जब सत्ता पे केंद्रित हो गए, और स्कूल में भी जो 18 बरस के बच्चे जब होते हैं तो परीक्षा जो 12th की दे रहे होते हैं वो लगभग 18 छूने को होते हैं, उसके बाद फिर वो निकल कर आ जाते हैं, उनकी उम्र 18 कॉलेज पहुंचते पहुंचते हो जाती है। ध्यान दीजिए, इस देश में राजनीतिक सत्ता ही परीक्षा का मंत्र देती है। इस देश के भीतर में परीक्षा ना करवाने की सोच भी राजनीतिक सत्ता ही परोसती है। ये एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है जिसमें एजुकेशन का महत्व, एग्जामिनेशन का महत्व, एजुकेशन का महत्व से ज्यादा जिंदगी का महत्व, और एग्जामिनेशन ना कराकर जिंदगी बचाने, सारे तर्क स्टेट ही अपने आप में रख रही है। और किसी भी रूप में मीडिया सिर्फ उस सूचना को रख दे रहा है, यह कह दिया गया। कोई सवाल किसी के पास नहीं है क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के भीतर में अभी भी डेवलप नहीं हो पाया, जहां पर दुनिया के तमाम देशों में जो भी परिस्थिति एजुकेशन से जुड़ी हुई थी उसमें बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, इंटरेक्शन कर, हमारे यहां नहीं हो पाया। हमने एक ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनाई कि भारत के भीतर का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मुश्किल वक्त में भी किसी तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाए। हमने खुद को बंद कर लिया और यह मान लिया कि एक दरवाजा बंद करने के बाद हम लगातार चीजों से बचते चले जा रहे हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, कोई कंपनसेशन या अपॉलॉजी की स्थिति स्टेट के जरिए कभी किसी मीडिया हाउस ने नहीं उठाई होगी, चाहे कितने भी मुश्किल हालात हो जाए। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल, जब जिन बातों का हम आपसे जिक्र करते चले जा रहे थे उसमें एक आखिरी सवाल यह आता है कि एक पूरी फहरिस्त हमने निकाली 2 तेलुगु न्यूज़ चैनल TV5 ABN चैनल, इसमें 14 मई 2021 को राजद्रोह का मुकदमा इन पे लगा दिया गया। उसके बाद जनवरी में
इस देश के 6 पत्रकारों पर लगाया गया। उससे पहले अक्टूबर में 3 पत्रकारों पर लगाया गया 2020 में। अक्टूबर में ही एक और पत्रकार पर लगाया गया जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, उस पर 2018 में भी लगा था। किसी के नाम का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में मीडिया की भूमिका मीडिया के खिलाफ ही आकर खड़ी हो गई। तो ऐसे में एक सवाल किसी के जहन में भी आएगा, क्या भारत मौजूदा वक्त में सबसे विभत्स स्थितियों को महसूस कर पा रहा है या महसूस करते हुए भोग रहा है, जहां पर नियम कायदे कानून भी स्टेट परिभाषित करे और मीडिया उसका ढिंडोरा पीटे कि यही सही है? या फिर एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पे जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, उनकी उम्र भी क्या है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, ऐसी युवाओं के सामने भी संघर्ष उन एस्पेक्ट में हो रहा है जहां उसे पता नहीं है कि कानून है कि दरअसल उसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता है, और यह साबित अदालत में जाकर हो रहा है। और अदालत जब कह रही है तो उसके बाद वो फिर से उसी संघर्ष की परिस्थिति में आ गया है जहां पर वो जानता है कि इस देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन में जनता का योगदान भी धीरे धीरे खत्म हो चला है। राजनीतिक सत्ता और चुनाव लड़ने की ताकत भी चंद हथेलियों में सिमट गई है। हर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, उसके पीछे की जो तमाम परिस्थितियां, क्या इन परिस्थितियों को मीडिया को बताने की जरूरत नहीं है? उसको इस बात का एहसास कराने की जरूरत नहीं है कि देश में पहली बार जब परिभाषाएं बदली गई हैं तो संघर्ष इस देश की हकीकत बन गई है। और संघर्ष भी ऐसा जिसका सामना थाने में होगा, जिसका सामना जेल से होगा, जिसका सामना अदालतों से होगा, और जिसका सामना उसके बाद अदालत द्वारा यह कहने से होगा कि अब तो यह कानूनी तो फालतू बात है, आपको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने सही काम नहीं किया। यानी यही संघर्ष, यही जीवन हो गया है क्या? बहुत कम उम्र है भारत की, आजाद भारत की, अभी 75 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं, और दुनिया के किसी भी देश में इतनी कम उम्र में देश के सामने ऐसी विकट स्थितियां आई हो, शायद मीडिया के मद्देनजर या मीडिया के नजरिए से आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।